हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 81 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 82 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। इससे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ें, हम आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है मेइजी की पुनः स्थापना, इसको हम काफ़ी डिटेल में 1 या 2 दिन बाद डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पूरी जापान की हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। अर्थात हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि मेइजी पुनः स्थापना का मतलब क्या है या मेइजी शासन का मतलब क्या है। क्लियर। और जब हम ये समझ लेंगे तो हम इस पूरे टॉपिक को और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। क्लियर। लेकिन आज हम आपको मेजी के पहले की कहानी नहीं बताएंगे, लेकिन मेजी के बाद की शासन व्यवस्था बता देंगे, जिससे इस प्रश्न के उत्तर को लिखा जा सके। समझ गए। तो अर्थात इसका आपको ब्रॉड माइंड से संबंधित, फिर आपको जापान की हिस्ट्री के बारे में कहीं से कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी प्रकार का कोई नोट्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इस विषय पर काफ़ी कम पुस्तकों में मिलता है। चाहे आप किसी संस्थान के नोट्स को देख लें या किसी पुस्तक को देख लें, वहाँ पे जापान के बैकग्राउंड के बारे में कोई आपको नहीं बताता। और हो सकता है कि यूपीएससी जापान को लेकर प्रश्न पूछते उसके बैकग्राउंड को लेकर। क्लियर। तो हम 1-2 दिन बाद डिस्कस करेंगे, जो हमारी पर्सनैलिटी की सीरीज है वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जापान के पूरे शासन के बारे में। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इस प्रश्न का कैसे आपने लिखा है। चर्चा कीजिए, मेजी पुनः स्थापना के बाद जापान ने किस प्रकार से औद्योगिकरण हुआ था, जापान के पड़ोसियों पर इसके क्या परिणाम हुए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 20 नंबर का है, 2018 में पूछा गया। आपने लिखा है जापान में औद्योगिकरण चार चरणों में घटित हुई। 1868 से 1885 का संक्रमण काल, 1885 से 1920 के तीव्र औद्योगिक विकास का काल, 1920 के विद्युत और रसायन में विकास का काल, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल। 1868 में जापान के औद्योगिक विकास के समक्ष निम्न समस्याएं थीं। 1600 से लेकर 1868 तक जापान राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर सामंतवादी था। जापान का आर्थिक आधार मूलतः कृषि था, तकनीकी आधार पिछड़ा हुआ था। जापान में बौद्धिक विकास निम्न स्तर का था। इस दिशा में पहला कदम ये मेइजी राजवंश की पुनर्स्थापना के माध्यम से उठाया गया। केंद्रीय राज व्यवस्था की शुरुआत, उदारवादी राज्य की संकल्पना, आर्थिक प्रगतिशीलता, राष्ट्रवाद। तात्पर्य है कि जापान औद्योगिक क्रांति की धारा थी, राष्ट्रवाद की चेतना से पोषित होकर राज्य के संरक्षणवाद से आगे बढ़ी। यहाँ की सरकार ने ये तय किया कि औपनिवेशिक सत्ता से मुकाबला करने के लिए सैन्य विकास आवश्यक है और इसके लिए सुदृढ़ आधार आवश्यक है, और ये तभी मजबूत हो सकता है जब उत्पादन और बाजार में तेजी आती है। जापान की सरकार ने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए औद्योगिक क्रांति को आवश्यक समझा। जापान के पड़ोसियों पर इसके परिणाम यह हुआ कि औद्योगिक विकास के परिणामस्वरूप 1910 तक आते-आते जापान अपना सभी सैनिक जहाज खुद बनाने लगा तथा इसके बदौलत जहाज रानी एक तरफ तो व्यापार को बहुगुणित कर ही रहा था, साथ ही अपने आप में भी उद्योग के रूप में विकसित होने लगा। औद्योगिक क्षेत्र में होने वाली इसी गति के परिप्रेक्ष्य में जापान की बढ़ती सैनिक तथा राजनीतिक शक्ति को भी समझा जा सकता है, जिसके तहत जापान ने सबसे पहले चीन को पराजित किया और फिर 1902 में ब्रिटेन में इसकी बराबरी के स्तर पर सामरिक समझौता किया, और 1904 में जापान ने यूरोप में बड़ी शक्ति बनकर उभर कर पराजित कर दिया। अतः कहा जा सकता है कि जापान भी आवश्यक बाजार की तलाश में औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गया, और इसी क्रम में उसने चीन व कोरिया में युद्ध किया। देखिए, आपने ना इस प्रश्न के उत्तर को डाटा से भर दिया है, और दूसरी बात क्या है, इस प्रश्न की जो डिमांड है या इस प्रश्न की जो मूल आत्मा है, उसे आप यहाँ पे नहीं समझ पाए। समझ रहे। अगर आप प्रश्न की मूल आत्मा को समझ जाते तो वास्तव में आपका उत्तर अपने आप ये लिख जाता। आपने यहाँ पे क्या किया है कि आपने औद्योगिक चरण को बता दिया। समझ गए। जबकि आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछा है कि मेइजी पुनः स्थापना के बाद
आखिरकार मेइजी का मतलब क्या होता है? हम में से कई सारे लोगों ने ये समझ लेते हैं कि मेइजी एक राजवंश था। जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना, मेइजी राजवंश। बेसिकली मेइजी कोई राजवंश नहीं था। मेइजी एक उपाधि थी। उपाधि का मतलब था ये, इसका सामान्य सा अर्थ था प्रबुद्ध शासन। आप जापान जब पढ़ते हो, जापान की हिस्ट्री के बारे में, तो आपको कई सारे ऐसे वर्ड मिलते हैं जो वास्तव में दुविधा उत्पन्न करते हैं। आप इसमें वर्ड देखोगे समुराई, आप इसमें वर्ड देखोगे दाम्यू, आप इसमें वर्ड देखोगे शोगुन, आप इसमें वर्ड देखोगे चोसू, आप इसमें वर्ड देखोगे सामोहितो। ये कई सारे ऐसे वर्ड हैं। सी, किन, को, चो, ये जो वर्ड हैं, ये वास्तव में क्या हैं, इनका क्या मतलब है, अर्थात इनका समाज से क्या संबंध है, हम उनको अपने एक अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। तभी आप ये आगे की स्टोरी समझ सकते हो। लेकिन हम आपको यहाँ से बताने के प्रयास करेंगे मेइजी पुनः स्थापना से। हुआ क्या था कि मेइजी के पहले, मेइजी एक उपाधि थी। इसका जो राजा था वास्तव में, जिसने इस उपाधि को धारण किया था, उसका नाम था मुत्सो हितो। क्लियर? या कहीं पे दिया जाता है मात्सो हितो। समझ गए? उस राजा ने उपाधि धारण की मेइजी। क्यों धारण की? क्योंकि उससे पहले की जो व्यवस्था थी जापान में, बेसिकली सम्राट एक हुआ करता था और एक सेना नायक हुआ करता था। अर्थात वहाँ पे सम्राट जो होता था पहले वो दिखावे के लिए होता था, और उसके बाद जो सबसे मजबूत स्थिति थी वो उस समय के सैनिक साहिब शासन पे थी, जिसका प्रमुख हुआ करता था उस समय शोगुन। क्लियर? लेकिन शोगुन के मरने के बाद उसमें कोइकी नाम का एक राजा आता है, या कोइकी नाम का एक शोगुन आता है। शोगुन का सामान्य सा अर्थ होता है सैनिक उपाधि, जो सेना नायक था या जो सेना में संपन्न था। क्लियर? लेकिन कोइकू भी कई समय बाद या कुछ वर्षों के बाद उसने अपनी सत्ता छोड़ दी। सत्ता छोड़ने का कई सारे रीज़न बताए जाते हैं कि उसने इसलिए सत्ता छोड़ दी कि वो अन्य जो दारुम्यू थे या जो अन्य उसके विरोधी गुट थे उनसे वो डर गया। मतलब कई सारी चीज़ें थी, तो इस कारण उसने छोड़ दिया। खैर, हमें वो नहीं पढ़ना है, वो हम पिछले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन उसी के साथ में एक राजा बना था उसी समय, उसका नाम था क्या बताइए? कोइगोई। कोइगोई जो था, कोइगोई का जब निधन हो गया, तब कोइगोई के निधन के बाद जो नया सम्राट बना, ये जो नया राजवंश का जो राजा बना, उसका नाम था मुत्सुहितो, जो 1868 में बनता है। और उसने जब कोइकी का जब अंत हो गया, जब कोइकी का ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे द्वैत शासन हुआ करता था। उस द्वैत शासन को जब कोइकी ही नहीं रहा तो शासन क्या हो गया? सिंगल हो गया। और शासन सिंगल होने के बाद क्या हुआ कि ये जो मुत्सुहितो था, इसने व्यापारियों के साथ में मिलकर अपने देश के डेवलपमेंट की शुरुआत की। क्लियर? इसी को कहा जाता है जापान का आधुनिकीकरण। क्लियर? इसी को कहा जाता है मेइजी पुनः स्थापना। पुनः स्थापना का मतलब ये है कि प्रबुद्ध शासन की फिर से स्थापना करना। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो जापान में जो शासन व्यवस्था होती थी उसमें केवल सम्राट ही सर्वे सर्वा होता था। लेकिन सम्राट की स्थिति को बीच के सामंत काल में या बीच के शोगुन काल में क्या हुआ, उसकी स्थिति केवल नाम मात्र की बना दी गई। और जब नाम मात्र की स्थिति बन गई तो सम्राट कोई वर्क नहीं कर पाता था। समझ रहे हैं? मैं थोड़ा थोड़ा आपको आक्षेप दे रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो आप ये समझ ही नहीं सकते हो फिर कि मेइजी का सामान्य सा मतलब क्या। और होता क्या है कि किसी भी बुक में सामान्य तौर पर आपको नहीं मिलेगा, ना नोट्स में मिलेगा, और ख़ासतौर पर इंस्टीट्यूट वाले ऐसे टॉपिक नहीं पढ़ाते। ये वही लोग पढ़ा सकते हैं जो इस टॉपिक पे पीएचडी किए होते हैं, या वर्ल्ड हिस्ट्री पे जिनकी पीएचडी होती है। क्लियर? तो है क्या कि जब राजा जो था कोइगई, वो जब मर गया, और उधर कोइकी, दोनों अलग अलग नाम है इसलिए कंफ्यूज मत होना। कोई कोई जो शोगुन था, अर्थात जो सेना नायक था, वो भी मर गया। तो क्या हुआ कि जो ये मुत्सुहितो था, ये नया सम्राट बनता है, और इसने व्यापारियों के साथ में गठजोड़ किया और ये कहा कि अब किसी नए शोगुन को मत बनने देना। नए शोगुन को न बनने के पीछे अन्य भी कई सारे विरोधी दल थे, चाहे वो चोसू हो, चाहे वो सत्सुमा हो, या फिर हीजेन हो, या तोसा हो। इन सब ने भी इस चीज़ का विरोध किया कि अब द्वैत शासन को समाप्त किया जाए और केवल एक ही शासन रखा जाए, और वो शासन केवल सम्राट का होगा। क्लियर? तो इसी को कहा गया सम्राट की पुनः स्थापना, या प्रबुद्ध शासन की पुनः स्थापना, या मेइजी की पुनः स्थापना। क्लियर? अब जब मेइजी जब सत्ता में आया, तो मैंने आपको बताया ना कि
मेजी ने क्या किया था, व्यापारियों के साथ गठजोड़। तो व्यापारियों ने क्यों किया था, क्योंकि व्यापारी चाहते थे कि जापान में अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो। तो इसी के टाइम पीरियड से जापान के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत मानी जाती है। क्लियर। अब इसने उस समय अपने शासनकाल में कौन कौन से रिफॉर्म किए जिसने औद्योगिकरण को प्रमोट किया, आपको बस उतना बताना है। आपको आगे तक की पूरी कहानी नहीं बतानी है, मतलब आपको पॉइंट बाय पॉइंट नहीं बताना है कि 1868 में ये हुआ, 1885 में ये हुआ, 1920 के बाद ये सिचुएशन थी, 1945 के बाद जापान ऐसा बना, ये कुछ नहीं बताना है। समझ गए। आपको ये जो घटना बतानी है केवल मेजी के टाइम पीरियड की बतानी है, क्योंकि 20 नंबर का प्रश्न है और 20 नंबर के प्रश्न में आप मेजी के शासनकाल में जो सुधार हुए वो बता सकते हो, और दूसरा अंत में बता सकते हो कि जापान के पड़ोसियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, जापान के पड़ोसी लाइक रसिया, लाइक कोरिया, लाइक चाइना, इन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं बताना है। समझ गए। तो अब आप इसमें क्या बताएंगे, तो आप बता सकते हो कि जापान में औद्योगिकरण हुआ कैसे। तो आप ये बता सकते हो कि जब मेजी शासन में आया 1868 में, तो उसको ये पता था कि अगर हमें जापान का डेवलपमेंट करना है, जापान की सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, तो हमें खुद आगे बढ़ चढ़ कर काम लेना पड़ेगा, अर्थात सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। इसलिए भी हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि उस समय जापान में, या जापान की जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ पर खनिज संसाधन कोयला तो है लेकिन लोहे की उपस्थिति नहीं है। तो उसने ये सोचा कि हम एक इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। 1870 में उद्योग मंत्रालय बनाता है, जिसका उद्देश्य ये था कि जापान में कल कारखानों की स्थापना की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसके लिए मशीनी उपकरण चाहिए। तो मशीनी उपकरण के लिए उसने अमेरिका और यूरोप के अन्य कंट्री से आयात पर बल दिया। क्लियर। जब उसने आयात पर बल दिया तो क्या हुआ कि बैंकों की आवश्यकता हुई। बैंकों की आवश्यकता क्यों, क्योंकि ऋण उन्हीं से मिल सकता था ताकि मशीनों की परचेजिंग की जा सके। तो कई सारे बैंकें इस्टेब्लिश की गई, जिसमें राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई। आप देखोगे ये जो राष्ट्रीय बैंक थी, ये कई सारे सब बैंक थी, अर्थात कृषि के तहत लोन भी दिया जाता था, खनिज में भी लोन दिया जाता था, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए भी लोन दिया जाता था। जैसे आज आप पढ़ते हो ना, सिडबी, इडबी, एग्जिम बैंक, तो बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे इन चीज़ों को भी प्रमोट किया गया। आगे चलकर देखोगे एक केंद्रीय बैंक की स्थापना होती है जापान में, बैंक ऑफ जापान। फिर कई सारी ऐसी बैंकें थी जो विदेशों से निवेश को प्रमोट कर रही थी। हुआ क्या था कि कई सारे जो विदेशी देश थे, जैसे अमेरिका था, डच था, हॉलैंड था, पुर्तगाल था, ब्रिटेन था, या चाइना था, ये सब चाह रहे थे कि हम जापान में अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करें। क्यों, क्योंकि जापान पैसिफिक ओशन का एक ऐसा कंट्री था जो न केवल एशिया के व्यापार को रेगुलेट कर सकता था, बल्कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के व्यापार में भी अपना हस्तक्षेप बढ़ा सकता था। इसीलिए इसकी सिचुएशन को लेके भी काफ़ी टसल होती रहती थी। तो विदेशी निवेशक उसके जापान देश में आए या विदेशी व्यापार को प्रमोट किया जाए, तो इसके लिए उसने याकोहामा स्पेसी बैंक नाम की स्थापना भी की। अर्थात कई सारी बैंकों की स्थापना हुई, मोटे तौर पर ये समझो। अब जब बैंकों की स्थापना हो गई तो इन्होंने न केवल देश के व्यवसाय को प्रमोट किया, न केवल व्यापार को प्रमोट किया, न केवल रोजगार को प्रमोट किया, बल्कि मुद्रा का राष्ट्रीयकरण कर दिया। और इससे क्या हुआ कि जापान ने अपने देश में नए सिक्कों का प्रचलन कराया। पहले क्या होता था कि जापान में जो व्यापार होता था वो सोने और चांदी को लेकर होता था। माना यह जाता था कि कोई भी यूरोपीय कंट्री अगर अपने यहाँ से 20 चांदी के सिक्के लेकर आती है तो जापान से वो 2 सोने के सिक्के ले जा सकती है। मतलब क्या था, अर्थात एक सोने का सिक्का आप यूरोप की किसी भी कंट्री में परचेज करो और जापान में अगर जाते हो तो वही सोना, एक सोने के सिक्के की जो वैल्यू थी वो 2 सोने के सिक्के के बराबर थी जापान में। अर्थात जापान में चांदी की महत्ता ज़्यादा थी, सोने की महत्ता उतनी नहीं थी। और विश्व में किसकी महत्ता थी, सोने की। तो लोगों का ध्यान सबसे ज़्यादा उधर गया। ये हम पास्ट में पढ़ेंगे, मतलब जब अपने पार्ट में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे जापान को, फिर आपको उसके बाद कहीं पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। होता है क्या कि हम लोग पढ़ते नहीं ना, ऐसे टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे टॉपिक पर आजकल यूपीएससी काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन बनाती है और फिर उस वक्त किसी किताब में हमें मिलता नहीं है तो समझ में भी नहीं आता। ठीक है। फिर आप देखोगे जब ये सारी चीज़ें कर रही थी तो सरकार ने भी कई सारे देशों से ऋण के रूप में पूंजी उधार ली और कई सारे उद्योग धंधों को प्रमोट किया। सरकार ने यातायात के साधनों पर भी ध्यान दिया, रेलवे लाइंस को बिछाया गया, टेलीग्राफ की स्थापना की गई, डाक
व्यवस्था को उन्नत किया गया। साथ ही जलयान निर्माण की भी शुरुआत की गई, और जलयान निर्माण तो ऐसी शुरुआत हुई कि न केवल अपने देश को जलयान के क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि विश्व की कई सारी बड़ी यूरोपीय शक्तियों को भी एक्सपोर्ट करने लगे ये लोग। समझ गए? तो आप ऐसे देख सकते हो कि इनका डेवलपमेंट कैसे उन्नत हुआ। और फिर लास्ट में आते आते इन्होंने कई सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म किए, जिसमें इन्होंने जो सामंती व्यवस्था के तहत जिन किसानों के पास भूमि थी या जिन भूमि पर वो खेती करते थे सामंतों के अधीन, वो सारी भूमियां उन्हीं लोग किसानों को प्रोवाइड करा दी गई। लेकिन मालगुजारी अर्थात जो टैक्स था, जो लगान था, उसकी दर काफ़ी ज़्यादा होने से और उपज की मात्रा कम होने से वो जो किसान थे वो वहाँ से अपनी भूमि को बेचकर औद्योगिक शहरों में आकर श्रमिक बन गए, जिससे जापान को श्रमिकों की भी एक आपूर्ति मिल गई और इस तरीके से वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन संपन्न हुआ। क्लियर? आप ये लिख सकते हो और फिर आप यही चीज़ें बता सकते हो कि किस प्रकार रसिया के लिए प्रेरणा बनी। और आप देखोगे कि रसिया ने क्या किया, 20वीं सदी के प्रारंभ में ही या 20वीं सदी के आरंभिक दौर में ही ऐसी ही सिचुएशंस को अपनाया और सरकार ने खुद दखल देकर योजना आयोग के माध्यम से रसिया में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट किया। क्लियर? तो आप देख सकते हो कि इसका ये इम्पैक्ट पड़ा। आपको बस इतना लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना है। आपने जो इतनी कहानियाँ लिख दी ना, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप खुद सोचो, आपको ये क्या सारी डेटें याद रहेंगी? आपको स्वयं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का चरण नहीं याद रहता है। हो सकता है आपको याद हो, मतलब मैं कहने का सामान्य सा अर्थ बता रहा हूँ कि जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरणों की हम बात करते हैं कि कितने चरणों में वहाँ की आर्थिक अवनति हुई, जब वो हम नहीं याद कर पाते तो हम जापान के चरणों को कैसे याद रखेंगे? और अगर डेट गलत हो गई तो ज़्यादा नंबर कटेंगे। समझ गए? तो इसलिए कोशिश ये किया करिए, आप जो क्वेश्चन लिखा करें ना तो मौलिक लिखा करें। होता क्या है कि हम कहीं से भी कोई चीज़ लिख देते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि इसमें मौलिक चिंतन क्या होगा। एग्जामिनर को लगना चाहिए ना कि हाँ आपने मौलिक थिंकिंग किया। अब इतनी कहानियाँ लिखने से ना तो एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आपने क्या लिखा और हमने आपसे क्या पूछा, इसीलिए फिर नंबर नहीं मिलते हैं। क्लियर? तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया होगा, लेकिन इसका काफ़ी डिटेल वर्जन हम 1 या 2 दिन में अपनी पर्सनैलिटी की सीरीज में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा जापान यानी कि पूरा प्राचीन काल से लेकर जापान की स्थिति क्या थी और आधुनिक काल तक में जापान कैसी स्थिति आ गई, आप तब समझ पाएंगे कि वास्तव में मेइजी आया कहाँ से। जैसे हमने मैटरनिक पढ़ाया था ना, बिल्कुल वैसे ही पढ़ाएंगे, मैटरनिक और सिकंदर की तरह। क्लियर? तो मिलते हैं एक नए पार्ट में आप ही के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।